जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू इस सुरीले से गाने के लिए। सो हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है यश पॉल। मेरा नाम है प्रेमलता। योर जर्नी के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो आज का हमारा एपिसोड है, ये बहुत से मायनों में बहुत ख़ास होने वाला है हमारे लिए। पहली बात, हम लोग आउटडोर में शूट कर रहे हैं और आपको बैकग्राउंड नॉइसेस भी आएंगी। दूसरा, हम जिस जगह बैठे हैं, ये नगर जो खुद में एक ऐतिहासिक जगह है। पुराने समय में जब कुल्लू रियासत हुआ करती थी, तो लगभग 1400 सालों तक ये कुल्लू रियासत की राजधानी रही है। इसके अलावा जो रशियन आर्टिस्ट थे, पेंटर रोरिक, निकोलस रोरिक, उनके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने अपने लाइफ का जो बाकी समय है वो यहाँ पे बिताया था, और उनके नाम पे अभी वहाँ पे जहाँ पे रहते थे नगर कैसल बना है और रोरिक आर्ट गैलरी बनी है। और तीसरी ख़ास बात ये कि जो हमारे एपिसोड में पहली बार हम एक महिला कलाकार से बातचीत कर रहे हैं, जिनका घर भी यहीं नगर में है। बिल्कुल। तो जिनका नाम है श्वेता शर्मा। और अगर हम इनकी बात करें, ये बहुत ही ख़ास कलाकार हैं और ये आजकल परफॉर्मिंग आर्ट में पीएचडी कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं इनसे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? जी नमस्कार आपका। मैं ठीक हूँ। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने योर जर्नी का हिस्सा मुझे बनाया और मुझे इनवाइट किया, और आपका स्वागत है हमारे नगर गांव में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करने से पहले हम इनके कुछ चंद लाइनें ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि इनके जो कलाकारी के लोग बहुत दीवाने हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़ जी, एक गीत मेरा बहुत पसंद किया गया है सबके द्वारा, उसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से सबका धन्यवाद देती हूँ और उसी की कुछ लाइनें सुनाती हूँ। शुणे जो तेरे सीड़ुआ कुलू दे शहरी कहानी, उथड़े उथड़े वे जो तड़ू, उथड़े उथड़े वे जो तड़ू, भूने बिया सारा पानी, शुणे जो तेरे सीड़ुआ कुड़ू दे शहरी कहानी। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे शुरू में ही 2 लाइनें सुन के। हम शुरू करेंगे, जैसे हम लोकगीत की बात करते हैं मैम, और आप भी उसी में रिसर्च वर्क कर रहे हैं शायद से। तो जब भी हम रिसर्च का नाम लेते हैं ना, हम लोगों को क्या लगता है कि कोई साइंस का टॉपिक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो पाती होगी, लेकिन आपने एक यूनिक फील्ड चूज़ की है, उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? जी, मैं जब शुरू में जब हम जाते हैं संगीत के विषय में शोध का
कार्य आपका मास्टर्स के बाद शुरू होता है, तो उसमें जब टॉपिक डिसाइड करना वो सब, तो देखिए कुल्लू से सिर्फ मैं ही संबंध रखती थी उस वक्त जब मेरे टाइम बैच के लोग थे सारे मिलके। तो अब लगता है कि क्लासिकल वैसे जो शास्त्रीय विधा है उस पे भी लोग कर रहे हैं शोध, कर रहे हैं उस साइड। हाँ जी, लेकिन हम कुछ अलग से अपने समाज को क्या दे सकते हैं उसके प्रति हमारी जिज्ञासा भी रहती है कि कैसे देव संस्कृति है, देव संस्कृति में देवगीत कैसे हैं, तो उसके बारे में मेरी भी जिज्ञासा थी। और सूरत ठाकुर जी मेरे गुरु हैं अभी भी, तो उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्हीं से मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा विषय है जो यहाँ बचता है हमारे कुल्लू में या जिस पर कार्य किया जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से कुल्लू के मेले एवं त्योहारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के ऊपर मैंने शोध शुरू किया है और उनका संस्कृति के संरक्षण में किस प्रकार योगदान है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी देन होगी। तो अगर मैं इसके लिए थोड़ा प्रयास कर सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। जी मैम, जैसे हम बात करें म्यूज़िक की, अब जैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई मैम म्यूज़िक फील्ड में? क्योंकि हम कला मतलब एक होता है ना कि छोटे बार सब हर फील्ड में हम लोग घुसते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कि हम किस मतलब आपने कैसे फाइंड आउट किया कि म्यूज़िक ही आपके लिए है या फिर इसी फील्ड में जाना आपने प्रेफर किया? जी, मैं बचपन से वैसे मेरा संगीत में ही रुचि रही है और मेरे जो परिवार का संबंध है, मुझे संगीत मैं कह सकती हूँ विरासत में मिला हुआ है। और मेरे पिताजी भी गाते हैं, मेरे ताऊ जी की एकेडमी है जो आप रॉरिक आर्ट गैलरी की बात करते हैं, वहाँ वो पहले संगीत सिखाते थे, हम बचपन में वहाँ जाया करते थे। और अभी उनकी एकेडमी हेरिटेज आर्ट कॉलेज नगर है और वहाँ से भी मैंने सीखा। तो बचपन से स्कूल में गाते हैं, मैं सरस्वती विद्या मंदिर नगर में पढ़ी हूँ, तो हमारे गीत एवं संगीत को एक विशेष प्रधानता दी जाती है। योग को उनका एक अलग कहते हैं ना कालांश पीरियड होता है, तो उसमें हम पूरी सरस्वती वंदना शुरू में रहती है, तो उसके थ्रू हम कहते हैं देखिए बच्चे का विकास सबसे पहले स्कूल के ही थ्रू होता है। तो वहाँ से जब हम गीत गाते थे तो सबको अच्छा लगता था सुनना। तो बड़े होते होते गए, फिर धीरे धीरे जैसे लोग सुनने लगे तो घर वालों ने भी मुझे इसी के लिए प्रेरित किया कि इसमें आप स्टडी भी कर सकते हैं आगे। और तो वैसे करके मेरा रुचि भी बनती गई। और देखिए ये दर्शन की कला है, तो जितना ऑडियंस और ये आपको समझते हैं और सुनते हैं उसी के माध्यम से हम खुद को प्रेरित करते हैं कि और सीखना है। तो इसी तरह मेरी जर्नी चली है जी। एक होता है ना मैम, हम गा रहे हैं, गा लेते हैं, हर कोई अच्छा गा लेता है अपने हिसाब से, लेकिन जब हम पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, आप पढ़ाई ही म्यूज़िक की कर रहे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क है कि एक व्यक्ति घर में बैठ के गा रहा है, वो भी अच्छा गा रहा है, फिर हम एक प्रॉपर स्कूलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे म्यूज़िक पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों में किस तरह का है, कुछ फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क देखिए, किसी भी विधा को सीखने के लिए आपको उसकी बोलते हैं ना टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो उसकी फील्ड में हम कह सकते हैं इसमें दो आती है, शिक्षण प्रणाली जो हमारी चलती आ रही है, जो आप कहीं स्कूलिंग कर रहे हैं, एकेडमीज़ में सीख रहे हैं, तो उसी के साथ साथ घर में हम ग्रो करते हैं एज अ, मैंने कहा जैसे गॉड गिफ्टेड जिसको होता है, कुछ लोग वो गाते हैं तो बचपन से वो सुन के सीखते हैं। बेसिकली ये सुनने की कला होती है कि सुन के उन्होंने सीख लिया और प्रेजेंट कर लिया, लेकिन जितना हम उसको सीखते हैं वो बहुत ही अलग उसमें आ जाता है कि अब मैंने अगर मेरे पास उसकी पर्टिकुलर डिग्री है और हर एक चीज़ को मैं बोल सकती हूँ कि 7 स्वर हैं, इस तरह से उनकी वो रहती है। बॉलीवुड में उनको कैसे यूज़ किया जा रहा है, शास्त्रीय संगीत में कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो लेकिन ये बात कोई रॉ जो घर से सीख के आए हैं वो नहीं कह सकते। तो सिखाने के लिए भी आपको सीखना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए सीखने का वो रहता है इसमें। हाँ जी। तो ऐसी कुछ पहचान होगी कि हम क्लियरली पता लगा पाएँ कि अच्छा ये इंसान कुछ सीखा है, अदरवाइज़ जो गाँव का जो वो भी अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छा गाते हैं, कई बार उनका वो नेचुरल निकलता है, तो उसमें है कुछ डिफरेंस? फिर डिफरेंस मुझे ही लोग बोलते हैं जैसा
कि आप सीखे हुए लगते हो, तो वो ऑडियंस कितनी आपकी अवेयर है इस बारे में। और शास्त्रीय तत्व होते हैं कुछ एक हमारे ना, कि कोई उसको एक सधी हुई वॉइस होती है, वो आपकी रॉ वॉइस नहीं होती, वो या लोक गीतों की वॉइस होगी या किसी कोई ना कोई ट्रेनिंग ज़रूर होती है किसी न किसी की, तो वो दिख जाता है फिर। बिल्कुल। मैम जैसा आप बता रहे हैं ना कि आपने फ़ोक म्यूज़िक पे फोकस किया है मेनली, तो आपने फ़ोक म्यूज़िक किस बेस पे चूज़ किया? आप तो बॉलीवुड भी कर सकते थे या फिर अदर फील्ड है बहुत सारी म्यूज़िक की, तो उनमें भी फोकस कर सकते थे। फ़ोक म्यूज़िक का मतलब आइडिया कैसे आया, या फिर किस बेस पे आपने इसी चीज़ पे? यस, क्योंकि फोक की म्यूज़िक ऑडियंस थोड़ी कम होगी। हाँ जी, बॉलीवुड बिल्कुल। में या फिर हिंदी अदर गाते हैं तो शायद उसकी ऑडियंस ज़्यादा मिलती है आपको। जी नहीं, मुझे इसी फील्ड में पहले ऑडियंस ज़्यादा मिली है, तभी मैं कह रही हूँ ना, ऑडियंस का प्यार मुझे फ़ोक में ज़्यादा मिला है। शुरू में एक कंपटीशन था कुछ, मतलब सोशल मीडिया में वैसे ही था कि पहले मैं जो भी गाती थी, परफॉर्म करती थी, वो मैं यूट्यूब पे डाला करती थी। फिर कोविड के दौरान मतलब नरेंद्र ठाकुर जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, इनके गीत मैं ज़्यादा सुनती हूँ और सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। तो क्योंकि रूट से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि सब तक पहुँचाना। तो धीरे धीरे जैसे मैंने जो सीख के गाया, एक कंपटीशन भी था, उसके माध्यम से मैंने देखा फ़ोक को तो लोग इतना ज़्यादा सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी को ज़्यादा गाया जाए। और वो जो मैं बजाती हूँ यूकेलेले साथ में, जो हमारे बच्चे हैं नए सीखने वाले और हमसे छोटे हैं, या हम कह सकते हैं बिल्कुल सीखने की इच्छा हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट पड़ रहा है, या बिल्कुल छोटे शिशु जिसे हम कह सकते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं कि क्योंकि उन्हें फ़ोक हमारी लैंग्वेज है, लोक भाषा ज़्यादा पसंद, वो समझ नहीं सकते, लेकिन म्यूज़िक की तरफ वो सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके लिए वो हेल्पफुल होगा और वो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा फ़ोक के लिए ज़्यादा रुझान यहीं से बढ़ा है। और शायद वो आप इंस्पायर कर रहे हो उनको फोक की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत डाइवर्ट हो रही है और कल्चर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो सकता है, या ये बोल सकते हैं हम। तो अगर उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो, तो आपकी इंस्पिरेशन है कोई जिसको देख के आपने इंस्पायर हुए या शुरुआत की है? मेरी इंस्पिरेशन जैसे फ़ोक में मैंने कहा आपको, धर्मेंद्र शर्मा जी को सुनती हूँ, नरेंद्र ठाकुर जी हैं। मैं अपने इंस्पिरेशंस को भी खुला ही रखती हूँ। लता मंगेशकर जी बॉलीवुड से हैं, क्लासिकल में हमारे कौशिकी जी हैं और पंडित जसराज जी हैं, तो हर फील्ड का एक अपना पारंगत होते हैं लोग, तो लेकिन वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं, तो स्ट्रगल के थ्रू करते हैं। एक संघर्ष के साथ जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, चाहे म्यूज़िक की फील्ड का है, चाहे किसी का भी है, मैं उस संघर्ष को देख के इंस्पायर होती हूँ कि अगर ये कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को पाने के लिए इतना संघर्ष ज़रूरी है, तो उससे इंस्पायर मैं होती हूँ हमेशा। बिल्कुल। तो मैम जैसे हम बात म्यूज़िक की कर रहे हैं, तो म्यूज़िक आपके हिसाब से क्या है? जैसे हम तो जनरल देखते हैं ना कि गाना है, सुना, अच्छा लगा, गाया, इतना ही। उसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या है उसका, वो शायद आर्टिस्ट ही समझ हाँ, सकता है, तो उसके बारे में अगर आप बता पाएँ। मेहनत तो मैंने जैसे कहा, संघर्ष हर चीज़ के पीछे रहता है और एक कला को निखारने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो आपको जैसे हमारे लिए तो म्यूज़िक आत्मा का संबंध है म्यूज़िक के साथ। जब तक हम कहते हैं हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, या हमने किसी को अच्छे से गीत सुनाकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, उससे हमारा कनेक्शन नहीं बन गया, तब तक हम उसको खुद फील नहीं कर पाते अच्छे से। तो वो कनेक्शन ज़्यादा है मेरा, और अपने लिए भी जो है ये हमें एक शांति प्रदान करता है और दूसरे तक भी पहुंचाता है। तो मेरे लिए संगीत वही है, एक मानसिक शांति और आत्मिक संबंध। लोकगीत की बात कर रहे थे ना हम, तो लोकगीत और दूसरे म्यूज़िक या फिर दूसरी जो गाने की पद्धति है, उसमें कुछ फ़र्क है टेक्निकल टर्म्स में? अगर आप बता पाएँ कि एक आम जनता को पता लग जाए कि अच्छा लोकगीत इस तरह का है और हमारा दूसरा म्यूज़िक इस तरह का है। जी, वैसे कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। ये सभी शैलियाँ हैं। शास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रबद्ध तरीके से गाया जाता है, लोक संगीत जो है वो एक लोक से निकला हुआ है, वो रॉ है,
है ना, तो उसी को पहले माना जाता था। और जो बॉलीवुड है वो हम उसको कहते हैं हम जिसमें ज़्यादा सरगम या वो यूज़ किया तो वो उपशास्त्रीय संगीत में आता है, सुगम संगीत में आती है वो चीज़ें। तो हमारे ये लोक संगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत, ये उनकी जो रख रखाव है हम कहते हैं स्वरों का रख रखाव, वो दिखाता है कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जैसे मैंने अभी गाया कुड़ू देशरी कहानी ना 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 ना, तो ये हमें पहाड़ की याद दिलाता है कि ये भाव ऐसा निकालता है कि आप कहीं पीछे की कहीं किसी पहाड़ी उसकी सुन रहे हैं गीत, और आप कुछ लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, ये आपका सैड सॉन्ग है, लव सॉन्ग्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सुगम संगीत की ओर ले जाता है। और क्लासिकल में तो फिर वो बिल्कुल ही आपको अलग दिखाई देगा कि कोई भी बंदिश गाते हैं हम कि वो किस प्रकार से है ना, तो ये डिफरेंस रहता है। जी मैम, जो आपकी ये जर्नी है फोक म्यूज़िक की, तो इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे या फिर अप्स एंड डाउन तो हर फील्ड में आता ही है, तो कोई खास सा मतलब आपको कुछ खास कुछ चैलेंजेस रहा है, किस्सा याद हो तो उसको अगर आप बता पाएँ तो। जी, किस्सा तो ऐसे, क्योंकि मैंने अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेशन में मैंने सीखने पर ही ज़्यादा बल दिया है, तो सीखने में ही जो संघर्ष हमारा रहता है कि नहीं अभी इसको और साफ़ करना है और निखारना है, और इंसान सीखता ही है अंतिम सांस तक, तो उसी पर मेरा ज़्यादा बल रहा है, उसी में मेरा संघर्ष भी रहा है। बचपन से तो हम गाते ही थे, किसी को पसंद आ गया, फिर से हम सीखते हैं, तो उस वक्त हम पे एक गुरु की डंडा रहता है ऊपर कि ऐसे करना है। तो मैंने अपने उनका नाम ले लिया, ताऊ जी मेरे जो हैं श्री कमलेश कुमार शर्मा जी, तो सबसे पहले उन्हीं से एक स्वरबद्ध तालीम हमने प्राप्त की है। तो वो कहते थे बिल्कुल कि टाइम पर्टिकुलर आप होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, एक संगीतकार को सीखना है तो टाइम से आना है, उसमें बंध के रहना है। और उसके बाद जो क्लासिकल के स्टेज थे वो युवा सेवा एवं खेल विभाग, उसमें हम क्लासिकल प्रेजेंट करते थे, उसमें भी मेरा प्रथम द्वितीय ऐसा स्थान आता था, तो ज़िला को रिप्रेजेंट करते थे, स्टेट को करते थे उस टाइम। और फिर कॉलेज में भी कंपटीशन था, स्कूल के बाद कॉलेज में ज़्यादा जो है उसमें हम आते हैं कंपटीशन वाले दौर में, प्रतियोगिता में, तो उसके लिए कैसे तैयार करना है खुद को, खुद की वॉइस के साथ कौन सा गाना मैच कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें खुद डिसाइड करनी होती हैं, क्योंकि क्लासिकल की तालीम आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपके, उसके बाद लेकिन प्रेजेंट करते टाइम हर किसी को उसकी सेंस नहीं है कि आप शास्त्रीय संगीत को ही सुनिए। तो प्रेजेंट करते वक्त हम क्या करते हैं कि जैसे लता जी का कोई सॉन्ग है उसको और अच्छे से निखारते हैं, तो और वहाँ पे भी जैसे कई बार वो सेटबैक्स लगते हैं कि नहीं हम थे, डिज़र्व करते थे अच्छी पोजीशन, तो वो नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा लगता है कि जब नहीं मिलता, अदरवाइज़ खुद नहीं मिलने के बाद थोड़ा सा खुद को ही लगता है कि और ज़्यादा फर्निश करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप में ही कोई कमी रहेगी, उसी को सुधार के निखारने की कोशिश करते हैं। फिर 2018 में वॉइस ऑफ कार्निवल में गई थी मैं, उसमें भी मैं सेकंड पोजीशन पे थी, तो वही रहता है कि वहाँ से सीखने को मिलता है, आपको हर एक प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलता है जी, तो उसी प्रकार के रहते हैं, स्ट्रगल से ही आदमी सीखता है जी। हाँ, मतलब दूसरा डिसिप्लिन, आपकी फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, उसमें डिसिप्लिन तो चाहिए, मैटर करता है ये बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपको लगता है कि जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है जैसे नगर में, तो हो सकता है यहाँ पे म्यूज़िक अपॉर्चुनिटी आपको उतनी ना मिली हो, तो आपको मूव करना पड़ा, फिर वो चाहे फिर यूनिवर्सिटी के लिए क्यों ना हो, तो वो थोड़ा खलता है आपको कि अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होनी चाहिए और ज़्यादा, या फिर थोड़ा महत्व लोकल कलाकार को मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी कुल्लू बहुत सारे कलाकार निकल सके, कुल्लू में जब भी दशहरा होता है तो अच्छी खासी 6 नाइट हम लोग बाहर के कलाकारों को दे देते हैं, लेकिन शायद फोक के लिए एक नाइट बचती है, सिर्फ एक नाइट, तो उसको प्रमोट करने के लिए होना चाहिए था, ऐसा लगता है आपको? जी, जितना मैंने कुल्लू और हिमाचल में संस्कृति और संगीत का माहौल देखा है, वैसे ना उतना मैंने कहीं नहीं देखा। तो मुझे लगता है यहाँ तो लोगों को मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भी मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, लोग अपने आप को निखारें जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जाएंगे, और उनका एक
लक्ष्य होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा गा के निकल रहा है, ऑडिशन से निकल रहा है तो आप उसको भगाएंगे। उसको 3 मिनट मिल रहे हैं, जितना भी 10 मिनट मिल रहे हैं, वो अपने आप को जितना अच्छे से प्रेजेंट करे, वो जनता के साथ कनेक्ट कर रहा है, मज़े कर रहा है, उस गाते हुए एंजॉय कर रहा है गाने को, और क्या चाहिए उसके अलावा। अगर उसको नहीं मिल रहा है अवसर तो मुझे लगता है कि खुद ही कुछ ना कुछ प्रयास की कमी रहती है हमारी। क्योंकि मैंने जब भी कहीं पे ट्राई किया है, जहाँ मैं नहीं गई हूँ वहाँ के लिए मैंने ऑब्वियसली ट्राई ही नहीं किया, लेकिन जब भी ट्राई किया है तो मुझे बहुत आनंद आया है कि ऑडियंस भी आपको बहुत अच्छा सुनती है, और जो भी आपको मंच प्रदान करते हैं वो भी बहुत अच्छे से। देखिए क्लासिकल का इवन बहुत जगह नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम लोग इतने छोटे से सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम बचपन से क्लासिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो सीख रहे हैं देखिए उनके लिए सूत्रधार एकेडमी है, यहाँ नगर में एकेडमी है, मनाली में है, इतनी कहीं नहीं है। लोगों को मतलब मुझसे लोग अभी अप्रोच करते हैं कि ऑनलाइन हमें सिखाइए, इट मीन्स उनके नियर बाय स्टेशंस पे नहीं है। तो सीखने पे ज़्यादा बल दिया जाए तो इवेंट्स तो मुझे लगता है कभी भी कहीं कोई भी ऑर्गेनाइज कर ले, मतलब वैल्यू होती है। जी बिल्कुल है, कलाकारों की जो भी जितने भी हमारे को उनकी वैल्यू होती है। और जो पहुँचे हुए हैं हमारे से बड़े कलाकार हैं जिनको नाइट्स मिल रही हैं, वो भी उनको भी तो अवसर ही दिया जा रहा है, तभी वो वहाँ पहुँचे हैं। और इतने सारे मेले पे मैं जब रिसर्च करी हूँ तो देखिए इतने सारे मेले होते हैं हमारे, सदाबहार लगे ही रहते हैं। तो उनमें अगर कोशिश करे कोई तो वो हर जगह एक छोटे छोटे से सेगमेंट्स अपने तैयार कर सकता है कि अच्छा आज जैसे आज वसंत पंचमी थी तो सारे मिलके गांव में कर सकते हैं ऑर्गेनाइज, आपने कलाकारों को जोड़िए और गाइए वहाँ पे, तो सुनने में। जी हाँ जी। तो मैम मुझे आज भी लगता है कि कुछ जगह ऐसी है ना कि हमारे पेरेंट्स उतना अब तो काफ़ी अवेयर हो चुका है, फिर भी म्यूज़िक को उतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं कि भाई इस फील्ड, जैसे बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमने म्यूज़िक में स्टडी करनी है, तो उसमें अभी भी बड़े वो रहता है कि नहीं इसमें क्या है, फ्यूचर नहीं है, तुम गाते रहेंगे कुछ होगा नहीं। तो इस पे अगर आप कुछ अपनी विचारधारा रखना चाहे अपने यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बहुत बच्चों का इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में। देखिए मैंने जैसे कहा हमारा तो फैमिली में ही म्यूज़िक है, और जो हमारे कहते थे गुरुजन भी कि जो संगीत में है वो भूखा नहीं मर सकता, और एक मैथ्स में है जो वो भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि आप चाहे सीखे होंगे ना अच्छा तो आप आगे उस चीज़ को सब तक पहुंचा सकते हैं। और अब देखिए मैंने कहा जैसे परफॉर्मिंग का है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ है उसमें हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उसमें अवसर नहीं है। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, मौका दीजिए, बाहर आने दीजिए। बहुत कम है, अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी 16 सीट्स हैं, अब शायद 20 हो गई हैं, हमारे टाइम में 16 थी। तो देखिए इतनी बड़े प्रदेश स्तर पे सिर्फ 16 बच्चे या 20 बच्चे म्यूज़िक में आगे जो है स्टडी कर रहे हैं। इसकी क्या है कि किसी को पता भी नहीं है कि ऐसा है इसमें, और जिसको पता है वो यही सोचते हैं कि संगीत में क्या ही है, गाना बजाना है। और दूसरा है कि वो संघर्ष करके वहाँ पहुँच रहे हैं। पढ़ाई में ज़्यादातर जो संगीत से जुड़े लोग होते हैं वो पढ़ाई में कई बार पीछे रह जाते हैं, तो वो एकेडमिक्स में नहीं कर पाते उतना, तो वो परफॉर्मिंग में कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक चीज़ में गोल बना लो, अपना लक्ष्य बना लो ना, तब आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो कि मैंने परफॉर्मिंग में जाना है, या मुझे इंडियन आइडल बनना है, या मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। तो उसको स्ट्रगल कीजिए। और अगर आपको एकेडमिक में जाना है कि मुझे म्यूज़िक सिखाना है, अच्छे से सीखना है, क्लासिकल में इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पहले वो करने की ज़रूरत है, साफ़ करने की। क्योंकि देखिए हमारे संगीत में कई लोग ऐसे हैं जो नशे की ओर, मतलब संगीत के साथ भी वो नशे में हैं। तो ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं दुर्भाग्य है हमारा कि संगीत अपने आप में एक नशा है, जबकि तो अगर आप उसका सच में नशा कर रहे हैं, सच में भक्ति कर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहीं से आपके पेरेंट्स की जो ऐसी भावना है कि इसमें कुछ नहीं है, वो आपको साबित करना पड़ता है कुछ। बिल्कुल वही साबित करने की बात हो रही थी। शायद जब पेरेंट को हम ये बोलेंगे कि अच्छा मैंने अपना फ्यूचर देखना है म्यूज़िक में, तो वो शायद डर जाएंगे एज़ कम्पेयर कि वो बोले अच्छा मैं कुछ इंजीनियरिंग करता हूँ या ये चीज़, तो वहाँ पे थोड़ा उनको सिक्योरिटी मिल जाती है कि अच्छा कुछ नहीं कर पाया तो घर संभाल लेगा। गाने का ऐसा होता है कि ऐसा उस फील्ड में चला गया, शायद पेरेंट डर जाएंगे यार आगे जाके क्या करेंगे या फिर इसमें स्कोप कैसे होंगे, वो शायद कम दिखते होंगे।
उनको दिखाने की ज़रूरत है फिर जी कि एक तो देखिए मुझे नहीं लगता कि अगर स्कोप्स नहीं भी दिखते हैं, ये बात मेरी अभिभावकों के लिए है, संगीत हर एक बच्चे से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लाइफ में कि फ़ोन है, कुछ है। आप जब उन डिस्ट्रैक्शंस की ओर जा रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप अपना संगीत को समय दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, बांसुरी को दे रहे हो, तबले को, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट सीखो, वोकल सीखो, कुछ भी, लेकिन संगीत से मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को खासकर जुड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी कला कौशल है, उसको विकास कर रहा है। आप स्कूल में कभी दब जाते, बच्चे का विकास होते होते उसको संगीत में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको प्रोफेशन में डालिए, एक हॉबी। देखिए हमारे प्रेसिडेंट थे एक्स APJ अब्दुल कलाम जी, उनके साथ संगीत है, और जिनकी भी आप बड़े बड़े महापुरुषों की बात करते हैं, सबकी लाइफ में संगीत था ही था, अभी भी है। तो इनसे हमको यही सीख मिलती है कि ये तो नहीं सोच सकते कि उसको संगीत से दूर कीजिए, बल्कि ये अच्छा भी है, ये हमारे हुआ भी है इस चीज़ का थोड़ा विकास की सब लोग समझते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को सीखने, तो औरों को भी इससे प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। तो एक और चीज़ आती है हमारे आजकल सोशल मीडिया, और जब हमने भी आपको देखा शायद हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ पाए हैं, और मैंने आपकी पहली वीडियो इंस्टाग्राम पे जो शायद वायरल हुई थी वो भी सोशल मीडिया पे ही देखी थी। तो इम्पैक्ट तो कर रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन आपके उसमें, आपके केस में किस तरह का रोल निभाया है सोशल मीडिया ने म्यूज़िकल जर्नी में? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले तो मैं सीखती ही थी, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा सभी कहते हैं कंपटीशन में जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है खुद में निखार लाने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत मंझे हुए कलाकार आते हैं। तो अगर आपको जाना है तो एक लक्ष्य लेके जाना पड़ता है कि नहीं, कोई अगर आप एक हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ को कर रहे हो, तो कहाँ स्टैंड करते हो आप वहाँ पे, कितना सीखा है आपने, और आप जितना सीखते हो उतना कमी दिखती है खुद में। तो वो सीखते सीखते जब हम पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो अब प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को ना, तो लोग भी कहते हैं, फरमाइश करते हैं। तो कोविड के टाइम में वैसे ही कहते हैं कुछ नहीं था करने को, तो ऐसे करते ही रहे थे। तो ये यूकेलेले मेरी बहन लेके आई थी, मैंने कहा इसमें देखूँ मैं थोड़ा क्लासिक ये बजा के, फोक बजा के, तो अच्छा लगा। फिर वो गाना मैं काफ़ी टाइम से करने वाली थी, जो फर फर टुमली मुंडी हो, मैंने सबसे पहला हुआ था। मैंने भी वही सुना था, और जी पहली वायरल वीडियो शायद तो वो मैंने, मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया और हमने डाल दिया ऐसे। लेकिन मैंने कहा शुरू में इसमें नहीं, कैसे सुनेंगे लोग, क्यों सुनेंगे वैसे याद, लेकिन वो इतना ज़्यादा सुना, और सभी पेजेस ने डाला, हिमाचल के जितने भी थे सब ने सुना वो। तो देखिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आप ग्लोबली अपने फोक को प्रेजेंट कर सकते हो, तो अच्छा लगा। उसके बाद से फिर उस प्रकार की बहुत फरमाइशें आने लगी। तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया का ही सबसे ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि मैं रिसर्च में बिज़ी रहती हूँ, और मैंने अभी कम खुद को अदरवाइज़ प्रेजेंट किया है परफॉर्मेंस में। तो सोशल मीडिया के थ्रू एक जो रील्स का कल्चर आ गया है ना, वो मुझे उसमें भी लोगों को ये कोशिश थी दिखाने की कि देखिए आप इस अपने टैलेंट को भी सोशली प्रेजेंट करके रील्स की फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो भी तो स्टेज पे नहीं हो सकता, लिपसिंग भी स्टेज पे नहीं हो सकती। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप स्टेज पे कर रहे हो वो इंस्टाग्राम पे या इन चीज़ों पे करना बाध्य है, उनको भी आप अपने आप को निखारते हुए कर सकते हो प्रयास, और लोग तो सुनते ही हैं अच्छी चीज़ों को। जी। और कोविड ने क्या किया है, बहुत मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन कोविड में बहुत लोगों ने एक्सप्लोर बहुत किया है अपनी जो जितनी भी हॉबी थी उनको एक मेन स्ट्रीम में लेके, और उस पर मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल आए हैं शायद से। बिल्कुल। तो मैम हम बात करते हैं लाइव परफॉर्मेंस की, तो आपकी भी बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंस भी रही होगी, तो उसका अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं फर्स्ट टाइम। क्योंकि कैमरा में एक जगह शूट करना वो अलग बात है, लेकिन लाइव जब लाइव जाते हैं वो थोड़ा रहता है। जी, आपका जो कहते हैं ना, हम एक समय पर ऑडियंस के साथ सीधा संवाद रहता है, तो वो होता है। मेरा लाइव परफॉर्मेंस तो हमारे कॉलेजेस में होते थे प्रोग्राम्स, सृजन होता था, तो वहीं पे जो एक स्कूल में था, उससे पहले 12th के स्कूल में जो बड़ा, जिसे हम कह सकते बहुत बड़ी ऑडियंस सबसे पहले थी, तो वहाँ पे वैसे करके फिर धीरे धीरे कॉलेज में था, कॉलेज में एक होते थे क्या कहते वैली फंक्शंस होते थे, वहाँ पे एज अ परफॉर्मर बुलाते हैं, और मैंने कहा अपना विंटर कार्निवल है, तो एक अलग रहता है कि आपको, क्योंकि उस वक्त ही
सवाल जवाब की फॉर्म में होता है कि अच्छा ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है वो भी। नॉन वर्बल फीडबैक वहीं मिल जाता है क्योंकि अगर उनने रिएक्ट नहीं किया तो वो आर्टिस्ट पे बड़ा हैवी जाएगा कि डालता है। ये मेरा बहुत अच्छा रहा है ऑडियंस के साथ संवाद, क्योंकि वो उसी सबसे पहले एक लाइन गाते ही ऐसे झूमने लग जाएंगे, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत। वो प्रेशर भी डालती होगी वो चीज़ ना, वहाँ पे एकदम से आपको रिएक्शन दिख जाएंगे लोगों के। ऐसे आपको थोड़ा नहीं, ये बात मेरे लिए ये रही कि लाइट्स ज़्यादा होती हैं तो सामने वाले कम हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है शुरू में, लेकिन जब कहते हैं ना आप एक उसमें जब आप सहज हो जाते हो उस समय के साथ और ऑडियंस के साथ, तो अच्छा लगने लग जाता है खुद ही। लेकिन उसके लिए वही चाहिए, अपनी प्रैक्टिस अगर आपकी सबसे ज़्यादा होगी तो आप कभी ना नर्वस होते हैं आपकी, क्योंकि पारंगत हो अपने क्षेत्र में। तो जितनी बार भी मैं कहूँगी परफॉर्मेंस के लिए तो ये है, जितना आप अच्छे से रेडी होके जाते हो उतना अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी और आप नर्वस भी कम होते हैं, उतने चैलेंजेस भी कम रहते हैं स्टेज पे, और जितना कम होगा उतना आप ये नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा जाते हैं। तो मैम, आपका जो नगर है, होम टाउन है, होम प्लेस है, तो वो कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? हर किसी की लाइफ में रखता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है? जी, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं इतनी अच्छी भूमि है, देवभूमि है, वहाँ पर भी ऐतिहासिक जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य है, संस्कृति है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा इतने अच्छे गांव में मेरा जन्म हुआ, इतने अच्छे परिवार में जन्म हुआ। तो मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक से जुड़ी हूँ, संस्कृति से जुड़ी हूँ, तो ऐसा प्लेस होना, स्थान होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर भी देखिए बाज़ार का भी प्लेस है, गांव के भी हैं, तो गांव में होना मेरे संगीत की जर्नी के लिए बहुत महत्व रखता है। और जो भी हम बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो भी हमें गांव में ही मिलते हैं। तो वहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। जी। मैम, जैसे हम फोक म्यूज़िक की बात करें तो इसको लेके आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी होंगे, तो अगर उसके बारे में आप हमें बता पाएँ कि आपके क्या फ्यूचर प्लान है, थोड़ा अपने नगर को लेके साथ लेके चले तो। जी, अभी तो मैं चाहूँगी कि मैं एकेडमिक्स में हूँ, स्टडी कर रही हूँ, तो उसी में ही म्यूज़िक सिखाने और पढ़ाने की ओर मेरा ज़्यादा रुझान है। बाकी फ़ोक म्यूज़िक को मैं जितना रॉ हो सके, जितना पुरानी फॉर्म में हो सके, उतना खुद भी प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं यही चाहती हूँ कि वो इसको जैसा है वैसे ही सीखें। और जैसे शास्त्रीय संगीत में हमारे घराने रहते हैं, परंपराबद्ध रूप से वहाँ पर सिखाया जाता है कि उनकी जो स्पेशलिटी है, अपने घराने की एक विशेषता होती है, तो वो उसी को लेकर देखिए आज के इस युग तक, जो कि इतना ज़्यादा आधुनिकता का युग है, अब म्यूज़िक में भी इतने ज़्यादा यांत्रिकी आ गई है, उसमें अछूते हैं वो वाला म्यूज़िक आज भी शास्त्रीय। तो मैं चाहूँगी अगर लाइफ में, अभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि कोई भी या मैं इस फील्ड में कोशिश करें कि संगीत का भी एक लोक संगीत का सिखाने का एक अलग से ऐसा कुछ बने जो परंपरागत रूप से जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इस शैली में बिल्कुल पारंगत हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को सिखा पाएँ। उस प्रकार का कुछ मैं चाहूँगी। ओके, दो तरह की चीज़ें हैं ना हमारे पास कि एक है कि म्यूज़िक को सिखाना, एक है म्यूज़िक को सीखना, और तीसरा है कि म्यूज़िक को परफॉर्म करना। इन तीनों में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? ज़्यादा टफ क्या लगता है आपको, सीखना या सिखाना या फिर परफॉर्म करना? सबसे टफ सीखना ही है, क्योंकि आप उसमें निरंतर जैसे आप सीखते जाते हो, आपको अपनी कमियां पता चलती रहती हैं और उनको निखारने में आप थोड़ा सा भी हताश हो जाते हो, तो लगता है कि नहीं आज ही, मैं कहती हूँ म्यूज़िक वाले बच्चों के मन में, छात्रों के मन में ये ख्याल आता है कि अभी हम छोड़ देते हैं, नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा निखार आता जाता है, जितना एक मैं कहती हूँ मंच पर बैठे हुए जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, पंडित हैं, महारत हैं इस फील्ड में, वो तक कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा गलत भी हो गया तो अभी छोड़ना, हमने क्यों ऐसा किया, वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये सीखना सबसे बड़ी बात है, और सिखाना भी अपने आप में मुश्किल कार्य है, लेकिन उसको आप जितना रुचिकर बनाओ, आप उसमें अपनी विशेषता को प्रदर्शित करो और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होके करो, तो आपको अपने अपने माध्यम बन सकते हैं
तो क्योंकि आजकल यांत्रिकी भी है, देखिए यूट्यूब में इतना सब है, आपका एप्लीकेशंस हैं, हमारे टाइम पे नहीं होती थी। जैसे बिजली से ही लगेगी कुछ चीज़ें लगेंगी, तो अब फ़ोन पे आपके पास सब कुछ है, तो उसमें रिसोर्सेज भी हैं, तो सिखाना भी है। और परफॉर्म करना एक लास्ट वाली चीज़ आ जाती है। परफॉर्म करने में आप जितना ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो और अपनी कला के साथ भक्ति में रहते हो, तो परफॉर्मेंस आपके लिए सहज हो जाती है। आप उसके लिए अपने आप को इतना कोई वो नहीं बनाते इशू की को बहुत बड़ा कुछ है, क्योंकि आप अपनी फील्ड के साथ बिल्कुल प्योर हो। प्योरिटी से आप, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही गाना भी आ जाए तो परफॉर्मेंस तो सबसे लेकिन उसी सहजता तक पहुंचना मुश्किल कार्य हो जाता है यहाँ पे। शायद वो मुश्किल इसीलिए है कि अगर हमने ढंग से सीखा नहीं होगा तो परफॉर्म करने में बिल्कुल हम लोगों को दिक्कत आने वाली है। जी, हम एक्चुअली इसमें दो चीज़ें रहती हैं ना, कि जब आपको हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हम किसी फील्ड में पहुंच जाते हैं, तो उसमें दिखावा और ये सब बहुत एक अहंकार कहते हैं हम, ये सारी काम क्रोध लोभ मोह जो होता है हमें बहुत घेरता है। हाँ, तो इसमें लेकिन हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, मैं कह रही हूँ। इस तक बहुत कम लोग जो हैं वो पहुँच पाते हैं और अपने म्यूज़िक को डिवाइन म्यूज़िक बना पाते हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो रियाज़ में उससे ज़्यादा एफर्ट्स डाल चुके हैं। तो परफॉर्मेंस तो सिर्फ आपकी प्लेट है, प्रेजेंट करना है आपने खाना ना, खाना जो बन गया है, बना है वो हाँ जी, मेहनत जो पर्दे के पीछे होती है या फिर घर बैठ के होती है शायद से। बिल्कुल जी। जैसे बात चली है सीखने और सिखाने की, तो सीखने से ये मेरा मैम, अगर मान लीजिए आपको कोई एक गीत को सीखना है, तो आपका मतलब किस तरह से शुरुआत रहता है और कितना समय लगता है आपको एक गाने को सीखने में? जी, मैं तो बहुत लंबा समय देती हूँ 6 महीने साल सुन के, और उसके बाद उसको कई बार ये भी आपको कई बार ऑन द स्पॉट आपको वो चीज़ आ जाएगी, है ना। दो चीज़ें रहती हैं, कई बार लंबा समय लगता है जितना मुश्किल होगा, और काफ़ी समय लगता है, उसमें भी स्ट्रगल की बात है वो भी, कि अब लोग तो कहते हैं कि हाँ जी गाइए, लेकिन उसमें हम फिर देखते हैं कि फिर कोई त्रुटि रह गई है। अपनी तरफ से हमें पूरा 100% उसमें अच्छा दिखाना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है उस चीज़ को जीना। भाव कहते हैं ना, भाव तभी आ सकते हैं जब आप उसमें जियोगे उस टाइम को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई गाना बन रहा है कि यहाँ की ब्यूटी है, ये कैसल है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ आकर यहाँ की ब्यूटी को फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप वैसे ही गाने के साथ भी जीते हो, है ना, कि क्या लोक कलाकार क्या कहना चाहता है, पोइट क्या कहना चाहता है, वो भाव जब सिंगर गा रहा है वो कैसे गा रहा है, वो सब चीज़ें के लिए टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ओके, तो हम म्यूज़िकल जर्नी से थोड़ा सा हट के आते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, बचपन कैसा रहा है, आप शेयर करेंगे थोड़ा सा? जी, बचपन मेरा अच्छा रहा है। थोड़ा मुझे सबसे पहले तो मेरा लुक्स हैं जो, उनके लिए एक कहते हैं जैसे सरप्राइज़ थे सब। जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम भी जैसे सबसे शुरू में पेरेंट्स ही शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे बच्चे नहीं होते। तो और मेरे दादाजी वो पैदल चल के आए कुल्लू से, ऐसे बताते हैं कि ऐसे कैसे बोलते, सभी ने कहा कि इसे सफ़ेद लड़की होगी, हमारे बोलते शेती शोरी, ऐसे कैसे हो गए भैया। ये तो अच्छा है ना, बहुत सारे लोग तरसते हैं कि गोरा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट आपके लिए अच्छा था, नेचुरल था ये चीज़। तो लेकिन अब शुरू में आप ज़्यादा नहीं होते फैमिलियर, क्योंकि आपके आसपास के लोग अलग हैं, आप ही सबसे डिफरेंट दिख रहे हो, तो आपको उसी प्रकार की रिकग्निशन या कहते हैं ओवर अटेंशन सभी देखते हैं। तो वो सब मेरा रहा है बचपन से। लेकिन फिर जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा इससे एल्बिनिज़म होता है, मतलब जो हाँ जिसे कहते हैं हम पिगमेंट बनाने वाली चीज़, जो रंग बनाती है बेसिकली हमारी बॉडी में, वो कम होती है। तो उसके फॉर्म्स रहते हैं ऑक्यूलर अल्बिनिज़म, एक मुझसे थोड़े ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, तो आइज़ का भी इसमें इशू रहता है, आई साइट वीक होती है। बाकी सिर्फ यही आइज़ का कलर और आपकी स्किन का कलर, हेयर कलर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो उसकी वजह से आई साइट की वजह से इश्यूज़ भी हुए कि बोर्ड फिर कम दिखता है, तो स्टडीज़ में इशू आते हैं। तो उस प्रकार से रहा। बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी बचपन में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो इस कॉम्प्लेक्शन की वजह से? बच्चों में होता है ना कि टीज करते हैं। नहीं, मैं वही बताने जा रही थी कि इतना अच्छा रहा है मेरा आसपास का एनवायरनमेंट कि कभी ना
मुझे पेरेंट्स से भी नहीं फ़ील हुई ये चीज़ और मेरे दोस्तों से भी नहीं, जो मेरे मुझसे एक बार जो जुड़ते गए उन्होंने कभी मुझे ये फ़ील नहीं करवाया कि ये कुछ अलग है। साथ में ही रहते थे सब लोग, थोड़ा जैसे कभी मेरी हेल्प भी करते थे, धूप में प्रॉब्लम होती है तो धूप में नहीं बिठाएंगे, और पास से देखना है तो टीचर्स ने भी वैसे करके काफ़ी मुझे हेल्प किया है कि आप पढ़ो, जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो। सभी ने ये बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। फिर म्यूज़िक में ज़्यादा और ज़्यादा मुझे हेल्प किया हर चीज़ पे, क्या कहते सकते हैं, ओवरकम करने के लिए, उस प्रकार से रहा। और फिर जब आप एक अलग लुक के साथ आप एक आर्ट को लेके भी चलते हो तो आप फिर से रिकग्निशन में आ जाते हो कि गाने में भी वो है। तो वैसे करके रहा, एक अलग रही है मेरी जर्नी, क्योंकि लुक्स और म्यूज़िक को लेकर। लेकिन साथ साथ में जब सब चलता रहा तो ठीक। और नए लोग जो जुड़ते हैं वो तो फिर वो कहते हैं, आप कमेंटिंग होती है रास्ते पे चलते हुए या सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया, वो सब तो मेरे लिए अब नेचुरल हो गया है कि ओके। और हमारे भी एक्सपीरियंस इसी तरह के रहे हैं। जब हमने आपको देखा तो लगा कि कोई फॉरेनर है और पहाड़ी गाने गा रहे हैं, तो मतलब वो ज़्यादा हमारे लिए फैसिनेटिंग था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। बट बाद में पता चला कि नहीं, लोकल हैं तो भगवान की कृति है, ऐसा मान के चलते हैं हम। हाँ जी। तो इस लुक्स की वजह से आपको कई बार ऐसा भी चैलेंजेस हुए कि लोगों ने आपको मान लिया कि फॉरेनर है, मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, ये वो? बिल्कुल, फॉरेनर्स खुद कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं, ना ये रशियन है ना ये अमेरिकन है, ये कहाँ से है। बचपन में मम्मी मुझे लेके चलते थे पीठ में, तो सब भी फॉरेनर्स नगर में बहुत होते थे, तो वो हैरान होते थे कि ये कैसे है ऐसा बच्चा। और बच्चे ऐसे ऐसे आँख में वो डाल के देखते थे कि ये गुड़िया है, असली है नकली है, वैसे करके बहुत पेरेंट्स के साथ भी इस चीज़ को लेकर एक अलग सफ़र रहा है। तो वैसे करके, और बाकी मैं ऐसे होती थी स्टूडेंट भी काफ़ी उस टाइम। कभी मैं अपने में रहने वाली, बड़े होके थोड़ी सी अपने में रहने वाली, बाकी हम फ़न लविंग, सारा दोस्ती के साथ मस्ती मजाक वो सब करते थे। लेकिन मैं इमोशनल रही हूँ बचपन से लेकर कि कोई भी चीज़ का बुरा लग जाना वो सब। तो मेरे भाई बहन हैं हमारी साथ में, एक साथ ही रहते, अपब्रिंगिंग हुई है बड़े होने तक, तो हमारा दोस्ती का ज़्यादा उनके साथ रहा है। अच्छा, लाइफ का ऐसा फेस है कोई जो आपको बहुत याद आता हो या फिर याद ना करना चाहते हो? इतना मैं लाइफ को इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ वैसे। फिर भी होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि अच्छा मेरा ये वाला फेस आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, या फिर गया था बाद में सॉर्टेड हो गई चीज़ें। इसी का रहता है मुझे कि शुरू में, मतलब जब बचपना होता है थोड़ा सा, कि जब वो ऑप्ट करना होता है, आपने +1 में साइंस ऑप्ट करना था मुझे, तो मुझे लगा कि अच्छा आइज़ साइट वीक होने की वजह से ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं, मतलब उस टाइम ये थॉट प्रोसेस था देखिए इतना बड़ा कि मुझे गाना आता था, मैं +1 तक भी गा रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है गाने में, फिर भी मुझे ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं साइंस में जाना है, कि वो अच्छा होता है, उसमें लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब म्यूज़िक में नहीं जाना है, वो वाला थॉट प्रोसेस तब तक था। तो इस वजह से काफ़ी ऐसा रहा। लेकिन जब गई मैं उसमें, तो उस टाइम शुरू में हम इंस्ट्रूमेंट था, सितार नगर स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उधर इतने अच्छे से आर्ट्स की फील्ड में आपको ग्रो करने को मिलता है, वो मुझे पहली बार पता चला। और जब वो फिर बाद में इतना अच्छा लगा कि आज तो मैं इसके लिए भी सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मैंने उस वक्त आर्ट की फील्ड में मैं आई, और उसकी वजह से मुझे संगीत के साथ ज़्यादा जुड़ने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और आज इसे शोध के रूप में उसे करने का मौका मिला। तो थोड़ा सा ये होता है। लेकिन जब लोग आपको प्यार देते हैं और आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, अभी भी जो भी दोस्त हैं सब कहते हैं नहीं तुझे देखकर हम होते हैं कि तूने अपने आप को इतना ग्रो किया है अच्छे से, तो इंस्पायरिंग होने का भी थोड़ा सा ये आता है कि फिर लाइफ स्मूथ चलने लगती है। जी मैम, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में भी म्यूज़िक को लेके मतलब म्यूजिशियन ही है मैक्सिमम, तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि जैसे पेरेंट्स भी म्यूज़िक में है तो रहता है ना कि बच्चे कुछ अलग मतलब फील्ड में भेज देते हैं कि भाई हम लोग सब म्यूज़िक में, तो आप कुछ अलग कर लो, ऐसा होता है ना। तो फिर आपका तो वैसे भी इंटरेस्ट साइंस में था, तो इसे लेकर भी आपको कभी ऐसा लगा कि अगर साइंस में होता तो शायद मैं कुछ ये चीज़ और बेटर कर सकती थी, या गिल्ट टाइप बोल सकते हैं? नहीं, वो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पेरेंट्स का ही था मेरे प्रति, कि जैसे मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी संगीत में थे, कि जैसे जैसे ये करती गई है इसने तेरे लिए रास्ता तैयार किया है, तो तू इसी पे चल, और अच्छा गाना है उसको और ज़्यादा फर्निश करो। तो
उसका मुझे वो नहीं रहता। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि उन्होंने ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए और हर चीज़ के लिए गाने परफॉर्मिंग के रूप में भी वो मुझे हर बार बताते रहते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, ऐसे करके, और अपने आप को एकेडमिक्स में कैसे निखारना है और एक स्टेबल आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, और वो सब के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस बात का मुझे अच्छा ही रहा है हमेशा कि म्यूज़िक के साथ मेरा संबंध जुड़ा है। हम लोग क्या है, देवभूमि से वास्ता रखते हैं, तो आपकी आस्था विश्वास कितना है देवताओं पे? ऐसा कभी हुआ है कि एक ऐसा मोमेंट जब लगा आपको नहीं कोई हेल्प कर रहा है, अननोन जो पावर है? जी जी, देवी देवता, ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम जहाँ पे डायरेक्ट एनर्जीज़ को हम फील कर सकते हैं कि आप बाजा बज रहा है तो गूर आ रहे हैं, देवी आप में प्रवेश कर रही है, देवी के रथ उठ रहे हैं। ये सब चीज़ें सामने से कौन देख पाता है, इतनी ज़्यादा देवी देवताओं की शक्ति। तो ये बिल्कुल रहता है आपका कि जैसे एक बार ध्यान कर लिया तो मतलब कभी मेरे लाइफ में मेरे ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत, जिसे कहते हैं कि अब क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, जब आप दो राहे पर खड़े हो तो तब आप सरेंडर जब करते हो और आप कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे देवी देवताओं के साथ कनेक्शन फील हुआ है कि नहीं, अब ये चीज़ हमसे नहीं हो रही। तो वो मतलब नेक्स्ट डे ही आपकी चीज़ सॉर्ट हो जाएगी जब आप एक बार ऐसे करते हो कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है तो मेरे को रखो इसके साथ, नहीं तो नहीं, है ना। तो आप उसको छोड़ने के लिए भी, पेन में भी आप रेडी हो जाओगे क्योंकि वहाँ से आपको सिग्नल मिल रहा है, तो वो लगता ही है। और जब हम कहते हैं ना, हर पग पर कई बार एक पत्थर भी रास्ते में आ जाए तो कोई नहीं पता ज़िंदगी का, लेकिन उस वक्त लगता है कि ओह माय गॉड, हेल्प हो गई यहाँ से, तो ये कुछ था। अब मैंने जैसा कहा कि दिखने में प्रॉब्लम है, तो मुझे तो लगता ही है कि कोई मुझे हेल्प ही कर रहा है, कि कहीं पे जाके भी मैं ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत मेरे साथ हुए नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़ा बहुत कहते हैं बचाव हो गया जिसे कहते हैं, तो वो प्रोटेक्शन फील होती है। और स्टडीज़ में भी अब मेरी कुछ लोगों की आईसाइट देखी अदरवाइज़ भी वीक होती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत कम होने लगी या वो करके। अगर मैं आज तक इतना कर पा रही हूँ, है ना, स्ट्रगल तो मेरा अपना है, लेकिन एक हेल्प जो मिल रही है वो भी तो है ही है, वो भी एक देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद फील होता है। फैमिली तो ठीक है, सपोर्ट कर ही रही है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली है कोई ऐसा जो जिसका आप मेंशन करना चाहो यहाँ पे कि मुझे मौका मिल गया है लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प करी? मेरे टीचर्स के साथ, मेरे बचपन से बड़े होने तक जितने भी टीचर्स रहे हैं मेरे, चाहे फ्रेंड्स के साथ उतना ना बने पर्सनल कनेक्शन, टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा मैं उन्हें अपनी लाइफ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, जिन्होंने मतलब कदम कदम पे मुझे गाइड किया है। जो भी होते हैं प्राइमरी लेवल के होते हैं, फिर 10th तक, फिर +1 +2 में जब हम आए तो एकदम से जैसे पीटी सर बोल देते थे कि यहाँ पे बैठ के, मैं कहती हूँ अगर मैं इस तरह से फ्लुएंटली बोल पाती हूँ तो उनकी वजह से, कि खड़े हो जाओ और बस कोई आए हैं उनको मेंशन करना है, ऐसे करके हो जाता था कि बोलो, और इतने सारे लोगों के बीच में बोलो तो स्पीकिंग पावर्स बढ़ती हैं वहाँ से। और आपको पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी अपने आप को सोसाइटी के प्रति आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हो, वो सब चीज़ें सीखने को मिली हैं। और फिर कॉलेज में भी इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जो आगे की हायर एजुकेशन के लिए, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और हमेशा कभी मुझे इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं किया कि तेरे को नहीं दिखाई देता तो रहने दो, और यही कहा है कि इसको पढ़ाओ। और आज भी मास्टर्स लेवल तक भी मुझे अच्छे टीचर्स मिले हैं, फ्रेंड्स भी अच्छे मिले हैं, तो उनका किसी एक का मेंशन नहीं कर सकते, जितने भी मिले हैं सब अच्छे मिले हैं। मैम, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि अभी जो सिनेरियो चला है उसमें एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उस वजह से ज़्यादा क्लैशेस पड़ रहे हैं। हाँ जी, वही है ना कि अगर आप में इतना अच्छा बॉन्ड होगा तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप तो जानते हो उसको। आजकल लव मैरिजेस हो रही है कि 5-5 साल तक आप रह रहे हो उसके साथ, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो फ़ोन करने की एक्सपेक्ट कर रहा है या जल्दी घर आने का एक्सपेक्ट कर रहा है या आपको घुमाने की। छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं हमारी, वो इसी दुनिया तक ही हैं, कोई ऐसे चांद तारे तोड़ने वाली इच्छाएँ तो होती नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको फ़न में लेना चाहिए, है ना। कि आप सोचो छोटा बच्चा जब ज़िद करता है तो माँ बाप क्या बोलते, तू चला जा, मतलब ब्रेकअप,
वो करते हैं, हमारी हर इच्छा हाँ, पूरी रुकते करते हैं। वही। हाँ, और जब वो बुढ़ापे में हम उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, तो एक परिवार के तौर पे देखना चाहिए उस इंसान को कि वो इतना अच्छा फील, छोटी छोटी चीज़ों में फिर बाकी समझ है एक दूसरे के प्रति अगर जितनी अच्छी डेवलप होगी, आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है। एक चीज़ और है ना इसमें कि जैसे हमारे एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे खासकर लड़का लड़की के केस में कि ब्रेकअप हो गया, नेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं। बाकी रिश्तों में ये चीज़ नहीं होती है। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे ऑपोजिट जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि भाई पेरेंट्स को छोड़ दे और पेरेंट्स बनाते हैं। Choice नहीं है। हाँ, और इसी केस में हम फोकस होते हैं, जबकि ये रिश्ता काफ़ी मतलब प्रायोरिटाइज लगता है ना, फिर भी हम इसी रिश्ते में ये चीज़ें करते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है अभी हाँ जी, यूथ वो में तो बहुत देखिए, ज़्यादा। इसको भी हमें थोड़ा सा इसलिए नॉर्मलाइज करना चाहिए क्योंकि अब देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि नहीं अच्छा लगता तो नहीं है बॉन्ड, अच्छा लगता तो ठीक है, आप रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। अब दोस्ती में भी तो हमें नहीं अच्छा लगता तो 4 दिन हम स्पेस लेके फिर से नेक्स्ट पे चले जाते हैं, लेकिन ये एज अ वो नहीं होना चाहिए कि इसमें ये नहीं है तो इसलिए ये, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होगी। जस्ट बिकॉज उन दो छोटी सी कमियों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ क्या कहते हैं हम, एडजस्ट वहाँ करना चाहिए जहाँ कि मैं कह सकती हूँ 80% एडजस्टमेंट हो, 20% एडजस्टमेंट हो, 80% आपको खुद पता चल रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस तरीके से हम चल सकते हैं। नहीं तो फिर नहीं बन रही जहाँ पे बात, तो वहाँ आप सेकंड चॉइस की ओर ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है ना, मतलब जो हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में कौन ज़्यादा स्ट्रगल करता है, लड़का या लड़की? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? वो डिपेंड करता है उनके रिलेशनशिप पे। कई बार पूरी जिम्मेदारी लड़के पे ही आ जाती कि उन्हें ही चलाना है उन्हें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी टेंशन होती है कि अब लड़की आएगी दूसरे के घर से तो वो कैसे स्टेबल रहेगी। कई बार लड़की पूरा इमोशनली होती है तो वो ज़्यादा ले लेती है टेंशन कि मुझ पे ये सारी जिम्मेवारी कि मैं ही फ़ोन करूँ, मैं ही वो करूँ, है ना, इसकी वो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन दोनों में से ज़्यादा इमोशनल है, उस पे ज़्यादा जिम्मेवारी होगी फिर। अच्छा, ये स्ट्रगल जो होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हमने बात करी, कैरियर को लेके कुछ डिफरेंस है लड़के और लड़की में कि उनके स्ट्रगल कुछ और हो है, और लड़कों के कुछ और हो? जी, वो तो रहता ही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, या आप कहीं पे भी चले जाओ आप देखिए लड़कियों के साथ कितनी वो चीज़ें हो रही हैं इस प्रकार की कि आप लड़की ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि ये लड़की है, उसको आप उस तरीके से नहीं देख रहे हो कि इसके अंदर एक जान है, मेरी जैसी जान है, मुझे काटेंगे तो मुझे दर्द होगा, अगर यही सेम चीज़ मेरे साथ की जाए, आप वैसे करके नहीं देख रहे हो उसको, तो उसके लिए चैलेंजेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं कि अब आप नहीं निकल सकते 5-6 बजे के बाद, अंधेरा हो गया, आप नहीं वैसे घूम सकते जैसे लड़का घूम सकता है। अगर आप लेट हो गए तो कोई ना कोई आपको लेने आना चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो उस वजह से जैसे मेरी जगह भी कोई लड़का होता तो ऑब्वियसली बाइक में घूमते सब जगह, कहीं पे भी ठीक है, मतलब कोई परफॉर्मेंस है वैसे करके वो ज़्यादा ग्रो होता, लेकिन मुझे हर चीज़ की रहेगी कि मेरे साथ एक सिक्योरिटी वो हो, मेरे साथ कोई, मतलब आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ जी, वो डिपेंड रहना पड़ता है। पर आजकल लड़कियों ने खुद को बनाया है स्टेबल, उनकी जैसा एनवायरनमेंट है उसके थ्रू लड़कियां इतना ग्रो कर रही हैं, तो वो भी किसी न किसी कारण से ही उन्होंने खुद को, लेकिन स्ट्रगल्स के थ्रू तो बिल्कुल पहुंचाया है उन्होंने, इजी तो नहीं रहता। जी, अगर आप इसी के माध्यम से लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विश्वास किसी पे करना है तो बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करें, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप डिपेंडेंट ना हों किसी पे, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फाइनेंशियली है, इमोशनली है, क्योंकि अंततः ये तो किसी के लिए भी, लड़कों के लिए भी है, लास्ट में इंसान खुद को अकेला पाता है। तो एज अ गर्ल या एज अ बॉय खुद को आप डिपेंडेंट बनाएं, अपने सेल्फ डिपेंड बनाएं कि किसी और की आपको वो ना देखनी पड़े। इमोशनली भी हाँ, हम किसी कनेक्शन में होते हैं तो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में उसको देखने बैठते हैं और हमारी भूख प्यास कहते थे सब उससे रिलेटेड हो जाती है, लेकिन 1% खुद को
मतलब उससे डिटैच करके ही जीना चाहिए, क्योंकि आप तभी सेल्फ ग्रोथ कर पाओगे ना, जब आप खुद सेल्फ को थोड़ा सा स्पेस दोगे। तो सेल्फ ग्रोथ की ओर ज़्यादा वर्क करते रहें, बोलते हैं खुद में सुधार लाओ। जितना आप खुद में सुधार लाओगे, आपको वो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी लगेंगी, ठीक है मैं कर देती हूँ, मतलब किसी चीज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो ओके आप नहीं कर रहे हो तो मैं कर देती हूँ। तो उन चीज़ों को आप जितना सेल्फ ग्रोथ करते हो उतना खुद पे काम करते हुए एडजस्ट भी कर पाते हो और अच्छे से ज़िंदगी जी पाते हो। तो विश्वास जो है वो सोच समझ कर ही करें किसी पे। और जैसे विमेंस डे है तो सशक्त बने, अपने जैसे विमेंस को देखें कि रानी झांसी थी तो वो कैसे पीठ में बच्चा लेके उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा। आजकल की जो भी हैं इंडस्ट्री में हैं, कहीं भी पहुँची, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है, तो उनकी जर्नी को देखिए, वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं। थोड़ा अपने लेवल से ऊपर होके देखिए, अपने ही रीजन में ना देखें, तभी एक लड़की को आप ग्रो करते हो। देखिए एक महिला एक परिवार में अगर पढ़ी लिखी होती है, सशक्त होती है, तो सब उससे जुड़ के सब में एक वो मोटिवेशन आ जाती है है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेट करें, एजुकेशन पूरा लें और हर चीज़ किसी न किसी एक फील्ड को पकड़ के उसमें अपने आप को निपुण बनाएं ज़रूर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिखती है हम लोगों को कि जब भी कोई ग्रो करती है, स्पेशली लड़की, तो उसकी टांग खिंचाई करने वाली कोई लड़की होती है, औरत ही होती है। ऐसा मैंने फील किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सच है, बट ऐसा हमने मैक्सिमम देखा है समाज में, ऐसा होता है। तो अब उनको रोक तो कोई रहा नहीं था, लेकिन फीमेल ही दूसरी फीमेल को थोड़ा सा पुल डाउन कर रही है, तो उस पर है आपका कुछ? हाँ, वैसे इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेग पुलिंग करने वाले आपको अपने एज के लोग भी मिलेंगे, अपने जेंडर के लोग भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, आसपास के भी मिलेंगे। बोलते ना घर का जोगी जोगड़ा, वो वाला सिस्टम भी हो जाता है कई बार कि बाहर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए यही मैसेज है कि आप दूसरों को प्रेरित करते हो। देखिए ये ना एनर्जीज़ का भी होता है इसमें कि आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हो कि अच्छा ये अच्छी चीज़ हो रही है ना इस आदमी के साथ, लेकिन ये जल रहा है, तो आपके पास वो कभी नहीं आएगी अगर आप उससे जलन करोगे या वो करोगे। आप उसको जितना प्रेज़ करोगे, जितना आप उसके भाग्य को अच्छा समझोगे कि ये कितना अच्छा भाग्य है, मेरे बच्चों का भी ऐसा हो या मेरे साथ भी ऐसा हो, तो वो ज़रूर बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में भी वो चीज़ आएगी। तो ये अपने आप में ही उनको समझना चाहिए जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। लेकिन अब जिसके लिए ऐसे सोच रखते हैं तो वो तो सिर्फ खुद को ही उन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूर रख सकते हैं, और इन चीज़ों को एज अ चैलेंज ही ले सकते हैं कि अगर मेरी निंदा भी हो रही है तो मुझे कुछ अच्छा ग्रो करना है इसमें। जब एक आदमी एक पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, तो मैक्सिमम लोग उसके हार्ड वर्क को शायद नहीं देखते होंगे, बट ये ज़रूर बोलते हैं कि इस बंदे की किस्मत अच्छी है। तो ये जब दो वर्ड आते हैं ना, हार्ड वर्क और किस्मत, उस पे है आपका कुछ टेक कि आपको लगता है कि अच्छा मैं जब एक स्टेज पे जाऊंगी लोग बोलेंगे अच्छा इसकी किस्मत अच्छी है, तो वो सुनना कितना अजीब लगेगा, क्योंकि आपने तो मेहनत करी है। जी, बोलने वाले तो अपने हिसाब से कहेंगे कुछ भी। किस्मत का भी वो उस पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में हार्ड वर्क और किस्मत का कितना रोल रहा है ना। क्योंकि वो लोग तो अपनी सोच के हिसाब से बोलेंगे कि क्योंकि एक इंसान जब कुछ करता है वो सबसे पहले उसको ये तो नहीं सिखाया जाता ना, बेटा जैसे तेरी किस्मत है तू वैसे ही जी, तू मत पढ़, या होगा किस्मत में तो हो जाएगी नर्सरी, नहीं तो नहीं होगी। उसको बोलते हैं कि नहीं बुक खोल, ABCD पढ़, है ना। फिर जब हम बड़े होने लगते हैं, फिर इस एज में हमको ये सब बातें शुरू हो जाती है, किस्मत होती है यार, ऐसे होता है। लेकिन जिस वक्त वो ABCD सीखना था उस वक्त कोई थॉट नहीं डालता दिमाग में। तो इसलिए जहाँ से आप मिट्टी से निकलते हो ना, वो वाली थॉट आपको पकड़ के रखना चाहिए कि बेशक आप भाग्य लेकर आते हो पिछले जन्म से या प्रारब्ध लेकर आते हो जो भी है, लेकिन उसको एक साइड रख के 50-50 लेकर भी चलें, तभी भी आपको जो है कर्म को और हार्डवर्क को अपना रास्ता बनाना चाहिए। बेशक हम हार्डवर्क और किस्मत को हम कहाँ लेते हैं, सक्सेस में लेते हैं ना, लेकिन उसके अलावा भी लाइफ में जब सीखना है तो इन दोनों को मिलाकर सीखना चाहिए कि हार्डवर्क तो निरंतर मरते दम तक इंसान करता रहे। किसी भी फील्ड को सीखने के लिए सिर्फ सीखने की इच्छा रखे ना वो, तो उसे ना सक्सेस से फ़र्क पड़ेगा ना ही उसे किसी प्रकार की हार से फ़र्क पड़ेगा। तो सीखता रहे वो, हार्ड वर्क करता रहे, उस प्रकार से उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी भी बन सकती है। और किस्मत तो वही होती है कि जैसे बस आ रही है
आप हट जाते हो, ये आपके कर्म में है, लेकिन फिर भी आप पर जाके किसी और बस से टकरा जाते हो तो वो आपकी किस्मत है फिर। लेकिन आपने तो कोशिश की कि आप एक जगह से बच गए, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपका जोर नहीं होता तो आप उनको किस्मत पे डाल लेते हो फिर। लेकिन जिस चीज़ों पे आपका जोर है उस पे आप ज़रूर कर्म करके, मतलब सतर्क रहकर खुली आंखों से दुनिया को देखें और अपने हाथ में लेकर देखें, ना कि किसी किस्मत पे छोड़ के। और किस्मत शायद एक होता है ना, खुद का गिल्ट रह जाता है, उसके लिए अच्छा वर्ड है कि अच्छा वर्ड है, मेरे से किस्मत ये नहीं अच्छी हुआ, नहीं ये थी। मेरी किस्मत में नहीं था। हाँ जी, शायद ये गिल्ट से बचने के लिए हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं। हाँ, वो एक सरेंडर है, फिर वो आप अपने भगवान पे कर सकते हो, देवी देवता, कि तुम ही देखो, शायद इस वक्त के लिए हमारे लिए ये चीज़ ठीक नहीं थी, वो तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वही जानते हैं। और बाकी हम जो कर्म लेकर आए हैं, कर्म हमेशा अच्छा कीजिए। और वही कहना मैंने, अगर सक्सेस और हार को आप ऐसे सम लेकर चलो, राम भगवान को भी इतने स्ट्रगल्स आए लाइफ में, तो हम क्या बोलेंगे कि ये राजा नहीं था या इसके साथ ऐसे हुआ। तो इन लोगों के स्ट्रगल से भी हम यही सीखते हैं कि निरंतर सीखो, सीखने का ज़्यादा फोकस करो। जी। और हो सकता है राम भगवान ने इतने स्ट्रगल नहीं किए होते तो उनको इतनी प्रेरणा वैल्यू वो हम ना बिल्कुल देते, या फिर उनको वो भगवान ना होते। भगवान की तरह पूजते नहीं। तो आपको बोलते हैं ना, कुछ महान कार्य करने हैं तो आपको स्ट्रगल्स तो फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। जो आपकी जर्नी रही है यहाँ तक कि इसमें कोई ख़ास मोमेंट या फिर अनोखा एक्सपीरियंस रहा हो आपको जो आप शेयर करना चाहते हो इस माध्यम से? अनोखा मेरे लिए तो यही था कि एकदम से मैंने सोशल मीडिया पे या किसी भी कुछ गाया और वो सब ने सुना, और सब लोग, अच्छा, वैसे ये मैक्सिमम लोग जो expectation थी जानते हैं, आपकी? नहीं बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा तो था कि हाँ सुनेंगी, बट इतना ज़्यादा जब आपको मिलती है वो चीज़ बिल्कुल परोसी हुई, जब आप सामने फील करते हो तो वो आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट रहता है वो कि अच्छा है, मतलब हाँ वाह, फोक को लोग ऐसे, क्योंकि पहले देखिए जैसे ये लामंड वगैरह होते हैं, कुछ टाइम कैसा आ गया था जब हम थोड़े से हमारे से बड़े से लोग थे कि ऐसे या करते हैं, कुछ नहीं है मतलब। लेकिन मैंने देखा कि यार लोग तो सुन रहे हैं इस चीज़ को, और इतना मेरी ही जनरेशन के लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग और अच्छी रही है। और आजकल ये चीज़ अच्छी ये हो गई है, मैं देखता हूँ फेसबुक जब भी लाइव कोई चलता है वहाँ पे लोकल कलाकार बहुत दिखते हैं और उनको अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल रही है। तो सोशल मीडिया उस हिसाब से अच्छा है कि एक प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है। जी। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम बात कर सकते हैं उस पर। तो जो भी नई जनरेशन आ रही है उस पे ना, वो सोशल मीडिया का कितना फ़र्क पड़ रहा है, जो रियल कल्चर है, क्योंकि हमारे आप जैसे जो काम कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं शायद से। ऐसा मेरे को लगता है। तो हम रील देखते ही रहते हैं, उसमें दिख जाता है कि क्या। हाँ जी, डिस्ट्रैक्शन बन गया है ये। जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो वो तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। लेकिन अदरवाइज जो लोग हैं वो तो देखने व्यूअर्स बन गए हैं, लेकिन व्यूअर्स को ये नहीं पता कि हमें क्या देखना है। आपको सब कुछ परोसा जा रहा है, उसी वहीं पे आपका हर फील्ड है, लेकिन आपको क्या देखना है वही हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो डिस्ट्रैक्शंस तो बनती जा रही हैं ये। लेकिन आप, मुझे लगता है कि सबको, तभी कहा मैंने, सबको एक फील्ड पकड़ ले तो वो खुद कंटेंट क्रिएटर बन जाए, तो वो उसका ध्यान बनाने में ज़्यादा जाएगी कि नहीं एक दिन की मैंने 3 रील बनानी है। कोई बुनाई भी कर रहा है कि मैंने बुनाई की रील डालनी, तो देखने को टाइम ही नहीं बचेगा उसके पास। अपना टाइम मैनेज करके खुद पे लगाओगे अगर, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगी। और एक ठीक है, उसको भी टाइम दो, क्योंकि दुनिया क्या कर रही है वो भी देखो। अगर व्यूअर्स नहीं होंगे तो इन्फ्लुएंसर्स का क्या काम है। देखिए, उससे प्रभावित ऐसे नहीं होना कि उसमें डूब के, उससे प्रभावित ऐसे हो कि हम भी, यार हम में भी कुछ हो सकता है, हम भी निकाल सकते हैं। क्या पता आपसे कोई ऐसा नया टैलेंट निकले जो आज तक किसी ने देखा ही ना हो। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप अपने 50 साल बाद की लाइफ को कैसे इमेजिन कर रहे हो, या फिर आप क्या चाहते हो, किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो उस टाइम पे? मैं खुद तो ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ जो इनमें ही हो, साधना, सेवा, सत्संग और म्यूज़िक। मेरी लाइफ में तो ये सब हो।
और आगे के लिए भी मेरी ऐसी ही इमेजिनेशन है। वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 50-50 है, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जो हमारे बुरे कर्म बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में, ये सब बढ़ता जा रहा है। और ये सब पहले भी होता था, पर सोशल मीडिया से ये ज़्यादा लोगों में आ रहा है, दिखने लग गया है। तो और लेकिन ये भी दिखने लग गया है कि धर्म कितना बढ़ रहा है, धर्म का प्रसार बढ़ रहा है। ये सनातन धर्म है, कोई भी अपने धर्म की बातें कर रहे हैं अच्छी। तो इस प्रकार की बातें अगर आज हम यहाँ खुले में बैठ के कर सकते हैं एक आज़ाद भारत पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि 50 इयर्स के बाद आपको एक अच्छा आधुनिक विद AI होगा वो युग, देखिए। लेकिन उस AI के साथ भी आप संस्कृति के साथ जुड़े रहें। वो जो 50 साल पहले की संस्कृति थी वो आज भी सर्वाइव कर रही है, तो वो ज़रूर 50 साल बाद भी अपने एक प्योर फॉर्म में हमारे सामने होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। और AI की बात करें तो वो तो शायद शुरू हो चुका है जी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कल्चर हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है वैसे इसी रील कल्चर की वजह से? ठीक है, हम दाटू पट्टू वाली वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वो ट्रेश हमारा पहले था वो शायद चेंज हो रहा है, या फिर उसमें छेड़खानी हो रही है। तो म्यूज़िक के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। जी, वो हम इसको लेते हैं कि परिवर्तन है, वो तो संसार का नियम है। आज जैसा है वो हमें बिल्कुल वैसा ही पहले नहीं मिलता था। आज घर देखिए हमारे, क्यों हमें पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन वो जिस वजह से हमें पहाड़ी कहा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर पर्यटक अट्रैक्ट होते हैं, वो वजह ख़त्म हो रही है धीरे धीरे ना। वैसे घर हैं, थोड़े टाइम के बाद यहाँ का व्यू कुछ और चेंज हो जाएगा। कैसल तो चलो जब तक ये लोग करेंगे इसकी मेंटेनेंस, ये रहेगा, ऐतिहासिक प्लेस है, इन जगहों का रखरखाव होता है। लेकिन लोगों का जो जल्दीबाजी है, उस युग में हम लोग जो है आधुनिकता के साथ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करते हुए शायद आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और परंपराओं को जीवित रखना, कुछ लोगों जिन्होंने इस चीज़ का ज़िम्मा लिया है या यूथ है, परंपराओं के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो उनको तो एटलीस्ट हम कंजर्व कर पाएँ। बाकी जो चला है उसको एज इट इज़ विद परिवर्तन हमें लेना ही पड़ता है। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जो फोक म्यूज़िक की बात हम कर रहे हैं उसी पे, कि फोक म्यूज़िक की स्थिति आज कैसी है, किस तरह की लग रहा आपको आने वाले टाइम में रहने वाली है? जी, इसका भी मिला जुला सा संगम है। पहले देखिए, जिनसे मैं बात करती हूँ आज भी अपने शोध को लेकर इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि बहुत चेंज आ गया है। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि परिवर्तन को हम फिर एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। जैसे देवगीत थे और सब लोग मिल के गाते थे, तो एक दूसरे से मिलते थे, मेलों में रहते थे एक दूसरे के घर में। आज देखिए सबके पास गाड़ियाँ हैं, यातायात के साधन है, तो सब अपने घरों को जाते हैं। जितना है वो डीजे में है, कीर्तन में भी कोई एक गा रहा है आगे, है ना। तो सब लोग पहले मिल के, वो मिलनसारी वाली चीज़ शायद अब कम होती जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि फिर से भी स्टार्ट हो सकती है, अगर इस पे हम आज सोच पा रहे हैं तो। वो पुराना ज़माना वापस भी, आप देखिए हमारी सूट्स के पहले कैसे हो, पहले इतने सूट्स होते थे, तो अगर वेशभूषा में ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं कि पहले कुछ, तो गुजरा हुआ ज़माना वापस आ सकता है ज़रूर। तो परंपराएं ही हैं इन सब चीज़ों का रक्षण। और यहाँ तो देवभूमि है, नए बच्चे जो हैं देवी देवताओं के साथ चल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो और अगले हम लोग जो है, हम चाहते हैं प्योर किसी चीज़, क्यों है ऐसा, ऐसे ये कैसे काम कर रही है ये चीज़, कैसी टेक्निकलिटी है इसकी, तो शायद उस चीज़ को हम एक प्योर फॉर्म की तरफ भी देखें आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आज का युग जो है वो बहुत फास्ट हो चुका है। एक ये थोड़ा सा टाइम हमें इसमें चेंज ज़रूर आ सकता है। जैसे यांत्रिकी है, डीजे कल्चर है, उससे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हताश रहते हैं कि ये बहुत हो रहा है, और गानों में छेड़छाड़ हो रही है। तो वो सब चीज़ों को कम करके परंपराओं से, परंपरागत रूप से अगर हम अपने लोक संगीत को संरक्षित करें, तो तभी वो एक किताब में लिखने लायक चीज़ बनेगी, और तभी वो आगे वो एक टेक्सचर होता है, वॉइस टेक्सचर देखिए, वो आज के बच्चों में बहुत कम है और पुराने लोगों में वो ज़्यादा होता था। तो वो क्यों कम हुआ, कहाँ हमारा बैरियर पड़ा, कब हम बच्चों को नहीं सिखा पाए वो चीज़। तो मैंने भी अपनी दादी से 2-3 ही गाने सीखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन फिर जैसे लोग औरों के सुने तो वैसे करके, तो उस बैरियर को अगर कम करें तब भी शायद इस चीज़ को, इसे जो प्योर फॉर्म है ना संगीत की, इससे हमें प्यार करना पड़ेगा कि नहीं, डांस के लिए तो डीजे ठीक है, लेकिन जो लोक संगीत का अपना महत्व है और इसका अपना रूप है,
उसको भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये लोग हैं ना, उनकी मनोदशा क्या है आजकल, मतलब क्या सोच रहे हैं वो, अपना फ्यूचर कैसे देख रहे होंगे? जी, उनकी मनोदशा करियर को लेकर ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो अपने आप अपनी जो आर्थिकी है वो भी उसी में देख रहे हैं अपने आप को। जो हम बहुत, ये संगीत ऐसी चीज़ है, कला का क्षेत्र जिसमें हम फेम, प्रसिद्धि को ज़्यादा देखते हैं, तो वो नहीं हो पाता तो उसके लिए हम हताश हो जाते हैं और छोटे सपने देखकर आदमी वहीं रह जाएगा। फिर अगर अरिजीत सिंह जी वहाँ पर पहुँचे हैं तो स्ट्रगल के साथ पहुँचे हैं, लता जी अपना स्ट्रगल बताती हैं, तो वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष का रास्ता भी हमें कई बार नहीं मिल पाता। जो यहाँ कुल्लू मनाली की स्थिति में अगर मैं कहूँ कि कैसे जाना है, अब वहाँ जो भी है, किस प्रकार के लोगों से मिलना है, कई बार हम भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट मनोदशा कहूँगी मैं इस वक्त। जो लोग तो अपना कर रहे हैं कुछ, अगर हम स्टडीज़ में हैं तो हम फिर भी थोड़ा समझते हैं कि चलो स्टडी को अपना वो बनाते हैं एक प्रारूप, लेकिन जो लोग सिर्फ संगीत को इस स्थिति में देखते हैं वो लोग हो सकते हैं हताश, क्योंकि वो तो अपने आप को परफॉर्मिंग में देखते हैं, प्रसिद्धि में देखते हैं कि हम भी ऐसे बनेंगे, उस तरह से खुद में रोज़ प्रैक्टिस करके खुद को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस प्रकार की उन्हें रिसोर्सेज दिख नहीं पा रहे हैं सामने। तो दोनों प्रकार की मनोदशाएं हैं, कुछ लोग उसी में सेटिस्फाइड है जितना उन्हें मिल रहा है, और लेकिन कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम में है। उसी से मेरे को एक बात याद आ रही है, जब आपने लता मंगेशकर जी उनका नाम लिया तो शायद उन्होंने अपने अंतिम समय में उनसे पूछा गया कि अच्छा आप कहाँ पे पैदा होना चाहते हो और किस तरह का आगे सोचते हो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे को भारत में ही पैदा होना है, लेकिन मुझे लता मंगेशकर नहीं बनना है। तो वो कमेंट बहुत सरप्राइजिंग था मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हम तो उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन वो खुद लता मंगेशकर नहीं बनना चाह रहे थे। उस पे है कुछ कि क्या क्या सोच रही होगी उनकी उस टाइम पे? जी, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक स्ट्रगल देखा है अपने टाइम में। उन्होंने अपने भाई बहनों को देखा है, उन्हें पाला है, और उस वक्त जैसे संगीत में महिलाओं के लिए भी बहुत मुश्किल थी, उन पे बहुत आरोप लगे, तो उस करके शायद अपनी लाइफ के स्ट्रगल को देखते हुए उन्हें जो मिला है, फेम और प्रसिद्धि मिली है, वो अमर हैं आज। उस चीज़ को वो शायद कम देखते होंगे कि मेरी लाइफ में मुझे मिला तो है सब, पर वो उससे मतलब एक रहता है खुद को कि नहीं, स्ट्रगल मैंने इतना ज़्यादा देखा कि अब बस तो उन्होंने अपने लाइफ में वो मुकाम भी हासिल कर लिया था कि शी वांट टू बी अ नॉर्मल बीइंग मेबी। सो वो अपने आप को वैसे देखती हैं, क्योंकि रहता ही है, अगर हम अपने आप को देखते हैं, मुझे भी लगता है कभी कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं हुई यार, अब इसमें मैं हूँ तो मुझे ऑब्वियसली अपने आप को फर्निश करके प्योरेस्ट फॉर्म में दूसरे को प्रेजेंट करना है, एक जिम्मेवारी हो जाती है। तो आपकी लाइफ आपके लिए खुद आप स्ट्रगल बना देते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल रह रहे हो तो कुछ नहीं है, शादी हो गई ऐसे करके हम देखते हैं जो नॉर्मल है वैसे अपने आप को देख के मतलब उनको इनकी लाइफ ज़्यादा इजी लगती है। इजी लगती है। हाँ, तो वो करते हैं। जी, ओके, अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं और हम एक अल्फ़ाबेट अंताक्षरी खेलेंगे। आप बेटर होंगे हमारे साथ खेलने के लिए। आपने खेली है वैसे? नहीं। ओके, तो हम करेंगे ये कि जितने भी अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट है, उस जो वर्ड आएगा हमने उसी से शुरू करना है। ज़रूरी नहीं ये सॉन्ग हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ए से शुरू करेंगे। आने दो। बी। बोलो। सी। चलिए शुरू करते हैं। डी। दो मुझे खाना, मुझे भूख लगी है, खाना दो। एक और। जी जी जी। गौर से सुनो। गाओ। आगे। एच। हमें सोने दो। ओके, आई। आइसक्रीम। टी। जी, जल्दी जल्दी। बस आप के। कोई नहीं। एल। लगे लेट रहो। हो रहा है लेट हो रहा है। एम। मुझे दो। एन। नहीं जाना। ओ। और ऊपर। ओके, हमारा पॉडकास्ट और ऊपर। क्यों? पी। पहले आप। क्यू। कौन? कौन? क्वीन ऑफ द पैलेस। क्वीन ऑफ द नगर। आर। रहने दो, बहुत हो गया। एस। श्वेता शर्मा। वाह, श्वेता शर्मा। श्वेता। टी। तुम बोलो।
यू अम्ब्रेला लाओ, धूप लग रहा है। यस वी वेरी गुड डब्ल्यू वो आ रहा है। वक्त नहीं रहा हमारे पास। एक्स एक्स के बारे में बात नहीं करते। एक्स को छोड़ देते। वाई वाई मेरा नाम यशपाल। जी जेड। जेड जीने दो। चलो तो इसी ज़ोरदार एपिसोड के साथ हम एंड करते हैं हम अपना आज का एपिसोड योर जर्नी का। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा इस ठंड को छोड़ के। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमें बहुत आपसे अच्छा लगा। मिलके बहुत आप अच्छा लोगों लगा। को आके के अपनी जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। you so और हम बेहतर करने की कोशिश कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आप योर जर्नी को फॉलो करें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर। और यूट्यूब पर। धन्यवाद।